नमस्कार, मैं सुमन कवजन आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल द क्वेस्ट पर। आइए रुक करते हैं इस सप्ताह में चल रही देश दुनिया की कुछ अहम खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। 286 दिन बाद अंतरिक्ष से 100 कुशल वापसी, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने रचा इतिहास। 286 दिन, अनंत संभावनाएं और एक ऐतिहासिक वापसी। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने अंतरिक्ष में 286 दिन बिताने के बाद सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापसी की। यह ऐतिहासिक क्षण केवल अंतरिक्ष विज्ञान के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए गर्व और जश्न का अवसर है। स्पेसएक्स का ड्रैगन फ्रीडम कैप्सूल बुधवार को भारतीय समयानुसार सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर सफलतापूर्वक उतरा। इस सफलता को पूरे विश्व में सराहा गया और जश्न मनाया गया। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जून 2024 में एक 8 दिवसीय मिशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS गए थे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद बोइंग स्टारलाइनर कैप्सूल की प्रोपल्सन सिस्टम में खराबी आ गई, जिससे उनकी वापसी बाधित हो गई। इस तकनीकी समस्या के कारण से 286 दिन तक अंतरिक्ष में रहने को मजबूर हो गए। नासा ने दिसंबर 2024 में एक बचाव मिशन भेजा, जिसके तहत निक हैग और अलेक्जेंडर ग्रेवियोनकिन ISS पहुंचे। महीनों की तैयारी और इंतजार के बाद स्पेसएक्स के ड्रैगन फ्रीडम कैप्सूल ने चारों अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापस लाने में सफलता हासिल की। 17 घंटे लंबी वापसी यात्रा के बाद जब वे कैप्सूल से बाहर आए तो उन्होंने कैमरों की ओर हाथ हिलाया और मुस्कान के साथ इस ऐतिहासिक सफर को यादगार बना दिया। इस मिशन का राजनीतिक पहलू भी चर्चा में रहा। व्हाइट हाउस के अनुसार यह बचाव अभियान पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों का परिणाम था। ट्रंप प्रशासन ने इस मिशन को प्राथमिकता दी, जिससे यह सफल हो सका। सुनीता विलियम्स की गुजरात से जुड़ी जड़ें भारत के लिए गर्व का विषय है। उनकी इस ऐतिहासिक वापसी पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उन्हें बधाई दी और उन्हें गुजरात की बेटी और भारत का गौरव बताया। पूरे भारत में इस उपलब्धि का जश्न मनाया जा रहा है। यह मिशन सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था, बल्कि अंतरिक्ष अन्वेषण की नई चुनौतियों और संभावनाओं का द्वार खोलता है। अब सवाल यह है, अगला मिशन कौन से नए रहस्य उजागर करेगा? इस सवाल का जवाब केवल भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन एक बात तय है, मानवता की सीमाएं अब केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं रही। चलिए अब नजर डालते हैं अमेरिका की नई टैरिफ नीति और भारत पर पड़ रहे उसके प्रभाव पर। अमेरिका की नई टैरिफ नीति से भारत को झटका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि 2 अप्रैल से भारत पर वही टैरिफ लगाए जाएंगे जो वह अमेरिका पर लगाता है। यह फैसला भारत के कृषि और दवा उत्पादों के निर्यात को प्रभावित कर सकता है। ट्रंप ने कहा, मेरा भारत के साथ अच्छा संबंध है, लेकिन समस्या यह है कि भारत दुनिया के सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है। मुझे लगता है कि वे इसे जल्द कम करेंगे, लेकिन हम 2 अप्रैल से समान शुल्क वसूल करेंगे। यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और अमेरिका साल के अंत तक एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते BTA पर हस्ताक्षर करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने बोबॉर्न विस्की और मोटर बाइक पर पहले ही टैरिफ घटाया है। स्टील और एल्यूमिनियम उद्योग पहले से ही 25% टैरिफ का असर झेल रहे हैं, जिससे $5 बिलियन के निर्यात पर प्रभाव पड़ा है। साथ ही भारत के कुछ स्टील उत्पादों पर 12% एंटी डंपिंग शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया है। SBI की रिपोर्ट के अनुसार 2018 में अमेरिकी टैरिफ दर 2.72% थी, जो 2022 में बढ़कर 3.83% हो गई, जबकि भारत की अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ दर 11.59% से बढ़कर 15.30% हो गई। गोल्डमैन की रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिका प्रतिस्पर्धात्मक टैरिफ नीति अपनाता है तो भारत के लिए स्थिति और जटिल हो सकती है। इसमें राष्ट्रीय स्तर, उत्पाद स्तर और गैर टैरिफ बाधाओं के जरिए शुल्क बढ़ने की संभावना है। भारत अमेरिका व्यापारिक संबंधों पर इस नीति का गहरा असर पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि भारत कैसे प्रतिक्रिया देगा और इससे व्यापार वार्ता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब हम रुक करते हैं देश में चल रही कुछ अहम खबरों पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, क्या महिलाओं की सुरक्षा पर खतरा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक हालिया फैसले ने महिलाओं की सुरक्षा और यौन अपराधों से जुड़े कानूनों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए हम इस मामले को विस्तार से समझते हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता और आरोपी एक ही गांव के रहने वाले हैं। घटना वाले दिन जब पीड़िता अपनी मां के साथ घर लौट रही थी, तब आरोपियों ने उसे लिफ्ट देने की पेशकश की और घर छोड़ने का भरोसा दिलाया, लेकिन रास्ते में एक आरोपी ने पीड़िता के शरीर को जबरन छुआ,
जबकि दूसरे ने उसके कपड़े उतारने और पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि आरोपी अपने इरादों में सफल होते, वहां से कुछ लोग गुजरे और उन्हें भागना पड़ा। निचली अदालत ने इस घटने को बलात्कार के प्रयास के रूप में देखा और आईपीसी की धारा 376 और धारा 18 के तहत आरोपी तय किया। इसके बाद आरोपियों को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया गया। जब यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा तो जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने आरोपियों की याचिका पर सुनवाई की। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सिर्फ जबरन छूना और कपड़े उतारना बलात्कार के प्रयास की श्रेणी में नहीं आता। अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में बलात्कार की मंशा साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है, इसलिए हाई कोर्ट ने बलात्कार के प्रयास का आरोप हटा दिया और कम गंभीर आरोप के तहत आरोपियों को समन भेजा। हाई कोर्ट के आदेश में पीड़िता की उम्र को लेकर विरोधाभास दिखा। आदेश के एक हिस्से में उसे 14 साल बताया गया, जबकि दूसरे हिस्से में 11 साल से अधिक। लेकिन पॉक्सो एक्ट की धारा 9 लागू करने से यह साफ होता है कि अदालत ने पीड़िता की उम्र 11 से 12 साल के बीच मानी। इस फैसले पर कड़ी आलोचना हो रही है। कई लोगों का कहना है कि अगर एक नाबालिग लड़की को सुनसान जगह पर जबरन छूना और उसके कपड़े खोलने की कोशिश करना बलात्कार का प्रयास नहीं है तो फिर क्या है? अब सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग उठ रही है। बड़ा सवाल यह है कि क्या यह फैसला यौन अपराधों से जुड़ी कानूनों को कमजोर कर सकता है? इसी के साथ अब हम बात करेंगे दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण के बारे में। क्या दिल्ली को सच में मिलेगी साफ हवा और स्वच्छ यमुना? एक और नए विवाद चर्चा में है तो दूसरी ओर दिल्ली की बिगड़ती हवा फिर से चिंता का विषय बन गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार 6 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगाने जा रही है। पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि ये स्टेशन अगले 3 महीने में स्थापित किए जाएंगे, जिससे राजधानी में कुल मॉनिटरिंग स्टेशनों की संख्या 46 हो जाएगी। हालांकि इन नए स्टेशनों के स्थान अभी तय नहीं हुए हैं। हर साल सर्दियों में खासकर नवंबर से जनवरी के बीच AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। पिछले साल तो यह अधिकतम सीमा भी पार कर गया था। इस समस्या से निपटने के लिए मंत्री ने राजधानी में सफाई और सौंदर्यीकरण को प्राथमिकता देने की बात कही। हालांकि यमुना की सफाई अभी भी एक चुनौती बनी हुई है, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिलाया कि जल्द ही सिर्फ ट्रीट किया हुआ पानी ही नदी में प्रवाहित होगा। सरकार, PWD, जल मंत्री और हरियाणा सरकार मिलकर यमुना की सफाई पर काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती नदी में जमा ऑक्सीजन रहित गंदे पानी को हटाना है और उसकी गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके लिए ऑक्सीजन स्तर बढ़ाने और पानी को स्वच्छ बनाने की योजना बनाई जा रही है। साथ ही नदी किनारे ग्रीन बेल्ट विकसित कर रहे हैं। पर्यटन स्थल बनाने की योजना भी है। सरकार वन विभाग के सहयोग से 7 लाख पौधों के लगाने का लक्ष्य भी लेकर चल रही है। इसके अलावा भलसवा लैंडफिल को मार्च 2026 तक पूरी तरह साफ करने और 2028 तक दिल्ली से सभी कचरा स्थलों को हटाने का वादा किया गया। मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा, जो पिछले महीने पदभार संभाल चुके हैं, उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने आने वाले महीनों में इन प्रयासों को तेज करने का भरोसा दिलाया। अब सवाल यह है कि क्या ये प्रयास वाकई दिल्ली को स्वच्छ और हरा भरा बना पाएंगे? चलिए अब बात करते हैं एक और विवाद की जो सुर्खियों में बना हुआ है। आदित्य ठाकरे ने दिशा साल्यान मामले में लगाए गए आरोपों पर दिया करारा जवाब। दिशा साल्यान मौत मामले में विवाद एक बार फिर गर्माया है। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे पर लगे गंभीर आरोपों को लेकर उन्होंने गुरुवार को इसे बदनाम करने की साजिश करार दिया है। दिशा साल्यान की 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड स्थित एक रिहायशी इमारत की 14वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई थी। शुरुआत में पुलिस ने इसे एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट के तौर पर दर्ज किया था। दिशा दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थी। अब उनके पिता सतीश साल्यान ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले की दोबारा जांच की मांग की है। उन्होंने आदित्य ठाकरे के खिलाफ FIR दर्ज करने और केस को CBI को सौंपने की अपील की है। सतीश साल्यान का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या हुई थी और उनके साथ दुष्कर्म भी किया गया था। उनका दावा है कि प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिए राजनीतिक स्तर पर इस मामले को दबाया गया। वहीं बीजेपी नेता नीतीश राणे इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया और गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान इस केस में गड़बड़ी की गई, CCTV फुटेज गायब हो गए, डॉक्टरों पर दबाव बनाया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से छेड़छाड़ की गई। आदित्य ठाकरे ने इस आरोपों पर कड़ा जवाब देते हुए कहा कि यह उनकी छवि धूमिल करने और राजनीतिक रूप से कमजोर करने की साजिश है। उन्होंने इसे जानबूझकर उछाला गया मुद्दा बताया और कहा कि इस तरह की अफवाहों से सच नहीं
नहीं बदलेगा। दिशा साल्यान की मौत को लेकर लगातार उठते सवाल, नए आरोप और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ने इस केस को फिर सुर्खियों में ला दिया। क्या जांच नए सिरे से होगी? क्या सीबीआई इस केस को अपने हाथ में लेगी? इन सवालों के जवाब समय के साथ ही सामने आएंगे। चलिए अब हम रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 3 वर्षों में पीएम मोदी की 38 विदेश यात्राओं पर 258 खर्च। अमेरिका दौरा सबसे महंगा रहा। मई 2022 से दिसंबर 2024 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 38 विदेश यात्राओं पर सरकार ने लगभग 258 करोड़ खर्च किए हैं। यह जानकारी विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने राज्यसभा के एक लिखित उत्तर में दी। इन यात्राओं में सबसे महंगा दौरा जून 2023 में अमेरिका का था, जिस पर 22.89 करोड़ का खर्च आया। वहीं सितंबर 2024 में अमेरिका की एक अन्य यात्रा पर 15.33 करोड़ खर्च किए गए। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से पूछा था कि पिछले 3 वर्षों में प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर भारतीय दूतावासों द्वारा किए गए कुल खर्च का ब्यौरा दिया जाए। इसके जवाब में सरकार ने यात्रावार विवरण दिया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मई 2023 में जापान की यात्रा पर 17.19 करोड़ खर्च किए गए, जबकि मई 2022 में नेपाल दौरे पर 2.8 करोड़ का खर्च आया। 2024 में पीएम मोदी की अन्य प्रमुख यात्राओं में पोलैंड 10.1 करोड़, यूक्रेन 2.52 करोड़, रूस 15.34 करोड़ और इटली 14.36 करोड़ शामिल हैं। प्रधानमंत्री की ये यात्राएं विभिन्न द्विपक्षीय बैठकों, विदेश सम्मेलनों और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतियों को मजबूत करने के उद्देश्य से हुई। हालांकि विपक्ष इस पर सवाल उठाता रहा है कि क्या इन यात्राओं का देश को प्रत्यक्ष लाभ हुआ है या सिर्फ अनावश्यक खर्च था। चलिए अब अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। भारत ने 54,000 करोड़ से अधिक की रक्षा खरीद की मंजूरी दी है। भारत सरकार ने गुरुवार को 54,000 करोड़ से अधिक की लागत वाले रक्षा उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी है। इसमें हवाई निगरानी और नियंत्रण विमान प्रणाली, टॉर्पीडो और T-90 टैंकों के इंजन शामिल हैं। यह मंजूरी रक्षा मंत्रालय द्वारा तेज, प्रभावी और अधिक दक्ष रक्षा खरीद प्रक्रिया को अपनाने के तहत दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित करने की पहल की है और इसी के तहत खरीद प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। यह स्वीकृति रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा की गई है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार DAC के 8 पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को आवश्यकता की स्वीकृति प्रदान की, जिनकी कुल लागत 54,000 करोड़ से अधिक है। इन रक्षा उपकरणों की खरीद से भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की युद्ध क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। खासतौर पर हवाई निगरानी और नियंत्रण प्रणाली से भारतीय वायुसेना को मजबूत बनाया जाएगा, जबकि टॉर्पीडो नौसेना की ताकत को बढ़ाएंगे। वहीं T-90 टैंकों के नए इंजन थल सेना की युद्ध क्षमता में सुधार करेंगे। सरकार का मानना है कि इन खरीदों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूती मिलेगी, क्योंकि इसमें से कई उपकरण देश से ही विकसित किए जाएंगे। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली सरकार ने ब्यूरोक्रेट्स को चेताया, विधायकों की अनदेखी पर होगी कार्रवाई। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को ब्यूरोक्रेट्स को चेतावनी दी। यदि वे राजधानी के विधायकों से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह चेतावनी दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मुख्य सचिव धर्मेंद्र को लिखे पत्र के एक दिन बाद आई, जिसमें उन्होंने विधायकों द्वारा भेजे गए पत्रों, फोन कॉल या संदेशों को ब्यूरोक्रेट्स द्वारा नजरअंदाज किए जाने की शिकायत की थी। अतिरिक्त मुख्य सचिव नवीन कुमार चौधरी ने अपने आदेशों में कहा कि सरकार ने विधायकों और सांसदों से बातचीत करने और उनके पत्रों का जवाब देने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को निर्देश दिया कि इन नियमों का सख्ती से पालन करें। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि इन निर्देशों का पालन न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और यह संबंधित जानकारी के मूल्यांकन में शामिल होगा। गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष ने पत्र लिखकर मुख्य सचिव से अनुरोध किया कि सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, दिल्ली पुलिस और DDA के ब्यूरोक्रेट्स को विधायकों के पत्रों का समय पर जवाब देने के लिए संवेदनशील बनाया जाए। सरकार ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक पत्र का 15 दिन के भीतर उत्तर देना अनिवार्य है। अब हम रुक करते हैं खेल से जुड़े कुछ समाचार के बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं कैसे खेल की जो पूरे भारत को एक सूत्र में बांधता है। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 IPL 2025 का आधिकारिक शेड्यूल जारी हो चुका है और क्रिकेट प्रेमियों की उत्सुकता चरम पर है।
टूर्नामेंट की शुरुआत 22 मार्च को होगी, जिसमें डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से कोलकाता के ईडन गार्डन में होगा। इस सीजन में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। सबसे अहम बदलाव यह है कि आईपीएल 2025 में अब आईसीसी के नियमों का पालन किया जाएगा, जिसमें सलाइवा बैन, दूसरी पारी में 2 गेंदों का उपयोग, डीआरएस का विस्तार और एक नया कोड ऑफ कंडक्ट शामिल है। इसके अलावा पहले 2 प्लेऑफ मुकाबले हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले जाएंगे, जबकि फाइनल मुकाबला 25 मई को कोलकाता के ईडन गार्डन में होगा। मेगा ऑक्शन में भी रिकॉर्ड तोड़ बोली। ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने, जिन्हें लखनऊ सुपर जायंट ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा। उनके बाद श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर ने भी बड़ी रकम में डील पक्की की। हालांकि कुछ प्रमुख खिलाड़ी शुरुआती मैचों में नहीं खेल पाएंगे। जसप्रीत बुमराह चोट के कारण बाहर रहेंगे। इसके अलावा रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने अपनी कप्तानी में बदलाव की है। रजत पाटीदार टीम के नए कप्तान होंगे, जो फाफ डु प्लेसिस की जगह होंगे। कुल मिलाकर नए नियमों, ऐतिहासिक नीलामी और रोमांच शेड्यूल के साथ आईपीएल 2025 क्रिकेट प्रेमियों के लिए जबरदस्त सीजन साबित होने वाला है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि क्रिकेट का महाकुंभ शुरू होने वाला है। अब तक हमने बात की क्रिकेट की, तो चलिए अब हम बात करते हैं बैडमिंटन का। टीसा जॉली की चतुराई और विविधता सेमीफाइनल में दिला सकती है बढ़त। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ट्रिसा जॉली अपनी ताकतवर स्मैश के लिए जानी जाती है, लेकिन उनके खेल की असली खूबसूरती उनकी रणनीति और नियंत्रण में है। स्विस ओपन में उन्होंने हांगकांग की जोड़ी टुई लॉम युंग और डाटिंग युंग को अपनी स्टॉप ड्रॉप तकनीक से पूरी तरह चौंका दिया। यह मुकाबला सिर्फ रैंकिंग के अंतर का नहीं था, बल्कि ट्रिसा की होशियारी और विविध खेल शैली का भी प्रमाण था। अब सेमीफाइनल में ट्रिसा और उनकी जोड़ीदार गायत्री गोपीचंद का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त चीनी जोड़ी लुई सैंग शू और तान निंग से होगा। चीनी खिलाड़ी तेज और आक्रामक खेल के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ट्रिसा की रणनीति विविधता उन्हें मुश्किल में डाल सकती है। ट्रिसा कभी तेज स्मैश मारती है, तो कभी अचानक हल्का ड्रॉप शॉट खेलकर विपक्षी को असमंजस में डाल देती है। पहले सेट में भारतीय जोड़ी ने कुछ गलतियां की, जिससे हांगकांग की जोड़ी को वापसी का मौका मिला, लेकिन जब स्कोर 15-7 था, तब ट्रिसा ने अपना कौशल दिखाया। एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ते हुए भी उन्होंने बेहतरीन जंप शॉट लगाया, जिससे विरोधी खिलाड़ी हैरान रह गई। चीनी खिलाड़ी ताकत और गति पर निर्भर करती है, लेकिन ट्रिसा और गायत्री की अप्रत्याशित खेल शैली उनके लिए चुनौती बना सकती है। अगर वे अपनी विविधता बनाए रखती हैं, तो यह जोड़ी फाइनल में पहुंचने का दमखम रखती है। द क्वेस्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप हमारे साथ हमारे चैनल पर न्यूज अपडेट्स तथा अन्य सभी जानकारियों के लिए बने रहे। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।